नमस्कार। अपनी यूनिट सेकंड राइट टू इक्वलिटी के साथ फंडामेंटल राइट में हम लोग आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के ओवरव्यू देखे थे कि कितने फंडामेंटल राइट थे शुरू में, बाद में कितने हो गए, है ना, और वर्तमान में कितने चल रहे हैं। 7 थे, 6 हो गए। उन 6 के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ना किसी भी लिंक को आप लोग मिस मत कीजिएगा। जैसे जैसे वीडियो आए, अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के प्रेशर हैं, इसलिए वजह से वीडियोस में थोड़ा सा गैप भी मिल रहा होगा। तो जो भी आपको इस समय टाइम मिल रहा है, आप अपने पुराने सारे वीडियोस को ना नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट के पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो हमको मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको समता का अधिकार बोला जाता है या समानता का अधिकार आप बोल लीजिए। राइट टू इक्वलिटी, है ना। इक्वलिटी मतलब बराबरी का अधिकार, सिंपल बात है। सबसे बहुत ही आधारभूत अधिकार है ये। इसमें अगर देखा जाए तो 2 चीज़ें हमारे संविधान में खास तौर से दी गई है अनुच्छेद 14 में। पहला है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता। दूसरा है विधि के समक्ष सुरक्षा, एक समान सुरक्षा, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ये 2 बड़े क्लॉज हैं जो कि हमारे अनुच्छेद 14 को डिफाइन करते हैं, अनुच्छेद 14 को, आर्टिकल 14 को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 14 में जो ये हमारे मेन क्लॉज लिखा हुआ है कि विधि की समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये अवधारणा हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, विधि की समक्ष समता की अवधारणा हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ठीक है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ये हमने लिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। तो ये 2 स्पेशल क्लॉजेज हैं जिसके आधार पर अनुच्छेद 14 हमारा है, और उसमें से एक हिस्सा लिया गया है ब्रिटेन से, दूसरा हिस्सा लिया गया है यूएसए से। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ये यूएसए से लिया गया है। अब ये देखते हैं इसका अर्थ क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में किसी राज्य या भारत राज्य के द्वारा विधि के समक्ष समान संरक्षण सबको मिलेगा। ठीक है, सभी कानून के सामने बराबर हैं, इसके लिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? इसका मतलब क्या है, कोई भी, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे कोई जमींदार है, समान कार्य के लिए वो समान रूप से विधि के सामने उपस्थित रहेगा। उनके साथ उनके किसी भी धर्म, जाति या पद के हिसाब से कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है। इसकी हमको सुनिश्चितता कौन करता है? ये आपका आर्टिकल 14। ये आर्टिकल भारतीयों के, मतलब अपने नागरिकों के साथ साथ यूनिवर्सल है। ये एक प्रकार से बोला जाता है ना कि नेचुरल जस्टिस का लॉ है। नेचुरल जस्टिस ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता का नैसर्गिक सिद्धांत है ये। इसमें मतलब कोई राज्य नहीं, कोई सीमा नहीं, जो भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए ये आर्टिकल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी उतना ही सिक्योर करता है। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, विधि की समक्ष समानता और विधि के द्वारा समान रूप से बचाव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हमको ये तो चीज़ क्लियर है कि विधि के समक्ष सब बराबर होंगे, ये हमारा संविधान कहता है। फिर भी इसमें हम हमेशा कई अपवाद पढ़ते हैं। अपवाद जैसे कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि ये आर्टिकल 14 फॉलो नहीं हो पाता है। तो वो केसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति किसी भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। अपने पद के दौरान या अपने ऑफिस टर्म में जो भी उसने कार्य किए हैं, जो भी उसने बातें की हैं, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति अपने ऑफिस में जब तक है, मतलब जब तक अपने पद पे है, तब तक वह अरेस्ट नहीं हो सकता है। ये इम्यूनिटी है इसको। तो ये अगर देखा जाए तो ये ओवरराइड कर रहा है ना, ओवर रूल कर रहा है आर्टिकल 14 को। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमको बनानी पड़ती हैं। दूसरा,
गवर्नर के साथ भी है कि मतलब अपने ऑफिस में रहते हुए उन पे ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है, ना तो उन पे केस दर्ज हो सकता है, ना ही वह किसी भी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार हैं अपने किसी भी किए गए कृत्य के लिए, अपने किसी भी किए गए कार्य के लिए वह किसी भी देश की कोर्ट में जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हायर कोर्ट हो। ठीक हो गया आपको बिल्कुल। तो ये एक एक्सेप्शन हो गई। इसी तरह हम ये आर्टिकल 361A में इसको आपकी जानकारी मिल जाएगी। 361A और 361B में हमें ये इम्यूनिटी मिली हुई है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के लोग भी, जो सांसद और विधायक कहलाते हैं, वो भी संसद में अपने दिए गए किसी भी कार्य के लिए, अपने किए गए किसी भी कार्य या किसी भी बात के लिए, किसी भी बात कही जाने वाली बात के लिए किसी भी कोर्ट के प्रति किसी तरह उत्तरदायी नहीं है और उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो पाती है। ये उनका विशेषाधिकार होता है। समझ गए आप, जो इसको ओवरराइड कर देता है। ये एक्सेप्शन समझ में आ गई। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण एक्सेप्शन हमारी है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक हैं, जो विदेशी प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश में, या हमारे लोग वहाँ कहीं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ से इम्यूनिटी मिली हुई है। अगर उनके द्वारा अपने पद पे रहते हुए उनसे कोई ऐसा कृत्य हो सकता है जिसके कारण कि लॉ के कानून में उनको पिनलाइज किए जाने का प्रावधान हो, तो वह उसको ओवररूल कर सकते हैं। अर्थात इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से उनको ये शक्ति मिली हुई है, जिसके कारण हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 उस पर पीछे हट जाता है। इसके अंतर्गत उनको इम्यूनिटी, उन्मुक्तता प्रदान की गई है। उस उन्मुक्तता के अंतर्गत वह लोग अपने पद पे रहते हुए, मतलब अपने जिस समय हैं उस समय रहते हुए अगर कोई उनसे ऐसा कृत्य हो जाता है तो भी उनको उसके लिए कानून के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज़ आती है, हमारा आर्टिकल 31C। हमारा आर्टिकल 31C भी इम्यूनिटी प्रदान करता है कुछ, जिसमें हमारा अनुच्छेद 14 ओवरराइड, अनुच्छेद 14 के बाद ये ओवरराइड हो जाता है। आर्टिकल 31C के द्वारा जो हमारे आर्टिकल 39 के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता एक्चुअली साफ होता है। तो उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि विरोधाभास हो जाता है अनुच्छेद 14 के साथ, इसलिए उसको अलग से ये इम्यूनिटी मिली हुई है, ताकि नीति निर्देशक सिद्धांत की क्रियान्वयन पे समस्या ना आए। इसीलिए कहावत भी है कि जहां आर्टिकल 31C आता है वहां आर्टिकल 14 पीछे हट जाता है। वैन एवर 31C कम्स, आर्टिकल 14 गो बैक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें आपको एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये दो जो मेन क्लॉज हैं, विधि की समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समक्ष सुरक्षा, विधि के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, ये यूएसए के द्वारा लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ के अंतर्गत क्या है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या है, विधि की समक्ष समानता कि मतलब सब एक बराबर हैं। इनमें देखिए ये नेगेटिव सेंस में है पहला वाला, मतलब कि सरकार को सबको समानता देनी ही होगी। ठीक है, जबकि इसके अंतर्गत ये पॉजिटिव सेंस है कि इसकी मतलब सरकार की गारंटी है कि वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं देगा। समझ गए। इसके पश्चात ये कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, और इसमें एक चीज़ मैंने लिखा कि अब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है। आर्टिकल 14 जो है वो अत्यांतिक नहीं है, उसमें वर्ग विभेद हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहलाता है। अनुच्छेद 14 से हमेशा से क्वेश्चन आए हैं और कई बार इसको मूल अधिकारों का आधारभूत, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से ही मिलता जुलता क्लॉज है। ठीक है, तो समता के अधिकार में जो पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा जो 15वां है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। धर्म, मूल, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, है ना, जेंडर या बर्थ प्लेस के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन दो इंडिविजुअल के बीच में हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है।
ये बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेटिव है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कई क्लॉजेस कराऊंगा, जैसे 51A, 51(1), 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4). ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आई हुई हैं, तो वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। वो स्पेशली आर्टिकल 15 पे ही रहेगा। आर्टिकल 16 जो है और आर्टिकल 17, ये फटाफट बता दूं। आर्टिकल 16 आपको सरकारी नौकरियों में रोजगार की समानता देती है। सरकारी नौकरियों में सबको एक समान रोजगार की समानता मिलती है। ये भी बाद में ओवरराइड हो जाता है। अभी ये मान लीजिए कि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल 14 ही कराया, ये तीनों मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। सरकारी नौकरियों से संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसमें जो SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिल रहे हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे इसको ओवरराइड नहीं करता है और वो कैसे इसको समानता पे ले जाता है ना। तो विषय आर्टिकल 16 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फिर रिजर्वेशन का इशू इसमें कैसे ये इसको पूर्ण कर रहा है। तो इस विषय में हम इसको एक अलग से इसमें पढ़ेंगे, हम जो इसमें गूढ़ता इसकी है। 7वां है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनटचेबिलिटी, हाँ, छुआछूत का उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिप्राइव कम्युनिटी के लोग हैं, जो समाज में ऐसी मान्यताएं हो गई थी जिसके कारण कि अस्पृश्यता काफ़ी फैल गई थी, उसके उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17 सीधे आर्टिकल 17 आता रहता है, किससे संबंधित है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। उपाधियाँ, टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आपको पता है कि आज़ादी से पहले राय बहादुर, खान बहादुर, है ना, अलग अलग टाइटल दे दिए गए थे विदेशियों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हो गया था, समाज में विषमता पैदा हो गई थी। एक टाइटल मिलते ही एक आदमी थोड़ा सामान्य वर्ग से ऊपर उठ जाता है ना, और दूसरा आदमी ऑटोमेटिकली उसके नीचे हो जाता है। तो ये हमारे नेचुरल जस्टिस ऑफ इक्वालिटी को ना फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए सब उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया है। वर्तमान में टाइटल कौन कौन लगा सकता है? वही जिसको भारत के नागरिक सम्मान मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, है ना, पद्म भूषण, या डिफेंस के पर्सनल कमांडर, विंग कमांडर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो अपने नाम के आगे अपना टाइटल लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं लग सकता, जैसे लॉर्ड, राय बहादुर, खान बहादुर, इस टाइप के टाइटल अब कोई कुछ भी नहीं लगा सकता जिससे कि इक्वालिटी पे इफेक्ट पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15 करेंगे, आर्टिकल 16 करेंगे, माइट भी आर्टिकल 15 ही हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है वो। तो जल्दी से अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।